नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद। अपन आज भी द्वितीय वर्ष के अंदर पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक, उसमें अपन अध्ययन करेंगे सिंध का अपहरण। सिंध प्रदेश पर अहमद शाह अब्दाली ने अधिकार किया था, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि पानीपत का जो तर्ती युद्ध हुआ था उस समय में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तब से अहमद शाह अब्दाली का इस सिंध प्रदेश पर अधिकार था। अब सिंध प्रदेश के अपन प्रारंभिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंध प्रदेश पर जब अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था तब तक सिंध प्रदेश बहुत ही मजबूत राज्य था, किंतु अब्दाली के उत्तराधिकारी कमज़ोर और शक्तिहीन थे। अतः वे सिंध प्रदेश पर अपना प्रभाव नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके और धीरे धीरे सिंध प्रदेश पर आपस में टूटने का खतरा मंडराने लगा। जबकि अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे सिंध एक मजबूत राज्य था, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपन देखते हैं कि बलूचिस्तान का एक कबीले का प्रमुख सरदार था फतेह अली खान ने सिंध पर अधिकार कर लिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में सिंध को लेकर आपस में झगड़े प्रारंभ हो गए। इन झगड़ों के तहत अपन देखते हैं तो मुख्यतः सिंध 3 भागों में बढ़ जाते हैं। उनके 3 उत्तराधिकारी होते हैं फतेह अली खां के, तो उन तीनों ने उस सिंध के 3 भाग कर लेते हैं। पहला भाग था उत्तरी सिंध, जिसकी राजधानी खैरपुर थी। दूसरा दक्षिण सिंध, जिसकी राजधानी हैदराबाद। तीसरा भाग था उत्तरी पूर्वी सिंध, जिसकी राजधानी मीरपुर थी। यानी कि सिंध 3 भागों में बट गया, उत्तरी सिंध, दक्षिण सिंध और दक्षिणी पूर्वी सिंध, और तीनों की अपनी अपनी अलग अलग राजधानियाँ थी। इन तीनों क्षेत्रों के शासक कभी भी एक नहीं हो सके, इन पे आपस में फूट रहती थी, ये आपस में लड़ते रहते थे। इन तीनों अमीरों में, यानी कि सिंध के जो तीनों जगह शासक थे, उन शासकों को अमीर कहा जाता था। इन तीनों अमीरों में कभी भी एकता नहीं हो पाई, जिससे सिंध कभी एक शक्तिशाली प्रदेश नहीं बन पाया। हालांकि सिंध की भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चिम में अफगानिस्तान का राज्य था। सिंध के अमीरों को सदैव अफगान आक्रमण का भी भय बना रहता था, यानी कि कभी भी अफगानिस्तान की तरफ से उन पर आक्रमण हो सकता था। उत्तरी सिंध की जो सीमाएं थी वो पंजाब के शासक, जहाँ पर सिख राज्य था, वहाँ के राजा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य से मिलती थी। अतः महाराजा रणजीत सिंह का आक्रमण का भय भी सिंध प्रदेश पर था। और अपन देखते हैं कि सिंध को सबसे गंभीर जो खतरा था वो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से था, जिसकी सीमाएं पूर्वी सिंध तक पहुंच चुकी थी। इन सभी खतरों के बावजूद, यानी कि महाराणा रणजीत सिंह का पंजाब की तरफ से खतरा, अफगानिस्तान की तरफ से खतरा, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से खतरा, यानी कि तीनों तरफ से सिंध प्रदेश घिरा हुआ था। लेकिन सिंध के अमीरों ने कभी भी एकता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए सिंध पर धीरे धीरे दूसरी शक्तियों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अब अपन देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध के प्रारंभिक संबंध कैसे रहे थे, उनके बारे में अपन देखते हैं। कंपनी और सिंध के बीच सर्वप्रथम 1758 ईस्वी में संबंध स्थापित हुए थे, जबकि अंग्रेज़ों के अनुरोध पर सिंध के अमीरों ने कंपनी को सिंध में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान करती थी। सिंध के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थट्टा नामक स्थान पर अपना एक कारखाना स्थापित किया था, किंतु जब कंपनी के अधिकारियों ने सिंध राज्य के जो अमीर थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, तब सिंध के अमीरों ने कंपनी को सिंध छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी में कंपनी को सिंध में अपना कारखाना बंद करना पड़ा। प्रारंभिक संबंध हालांकि ठीक रहे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी कि किसी भी तरह से शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उनकी जो गलत नीति रही है, इसी के कारण अंग्रेज़ों को सिंध के थट्टा में जो अपना कारखाना स्थापित किया था उसको बंद करना पड़ा। अब अपन देखते हैं रूस का भय और अंग्रेज़ों की कूटनीति। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेज़ों को सिंध नदी का व्यापारिक महत्व ज्ञात हो गया था।
वो अंग्रेज ये चाहते थे कि सिंध नदी को एक नो परिवहन द्वारा इस्तेमाल करके मध्य एशिया के बाज़ार को नियंत्रित किया जाए। 1828 ईस्वी में अपन देखते हैं कि रूस और पारस के बीच एक संधि हो चुकी थी। फलस्वरूप रूस अब न केवल अफगानिस्तान पर आक्रमण करके सिंध पर अधिकार करने के लिए लालायित था, अतः उसने भारत की ओर भी प्रसार करने आरंभ कर दिए। अतः अंग्रेज़ों ने सिंध को रूस से बचाना या अपना अधिकार करने के बहाने अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाएं सिंध पर लगने लगी। सिंध नदी में अंग्रेज नौ संचालन बढ़ाना चाहते थे और इस राज्य में संपर्क स्थापित करना चाहते थे, बल्कि रूस की महत्वाकांक्षा को रोकने में भी सफल हो सकते थे कि उनका मानना था कि किसी तरह से सिंध को रूस के कब्जे में जाने से रोका जाए। इससे अंग्रेज़ों की इस बात की आशंका हुई कि यदि फारस और सिंध के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं तो रूस फारस के माध्यम से सिंध पर बड़ी आसानी से प्रभाव स्थापित कर सकता था। इस कारण अंग्रेज़ों ने सिंध प्रदेश को अपने राज्य में मिलाने की कूटनीति आरंभ कर दी। अंग्रेज़ों और सिंध के अमीरों के बीच संधि। वैसे अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो सिंध नदी का एक व्यापारिक महत्व दिखाई दे रहा था। इस कारण उसने बर्न, एक जो अंग्रेज़ था, बर्न को सिंध नदी के रास्ते से लाहौर पहुंचने की अनुमति प्रदान की। जब बर्न सिंध नदी के मार्ग से यात्रा कर रहा था तब एक सिंध निवासी ने कहा था कि सिंध अब अधिक समय तक अमीरों के अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को इस सिंध नदी का व्यापारिक मार्ग पता चल गया था। इस प्रकार अपन देखते हैं कि सिंध नदी को अंग्रेज एक व्यापारिक यात्रा के तहत इस्तेमाल करके एक कूटनीतिक खेल खेल रहे थे। जब इस बर्न नामक अंग्रेज ने अपनी यात्रा पूरी करके सिंध नदी का एक विस्तृत रिपोर्ट गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत की तो गवर्नर जनरल बहुत ही खुश हुआ और उसने आशातीत रूप से कर्नल पोंटीगर को सिंध के अमीरों से बातचीत करने के लिए भेजा। लेकिन सिंध के अमीर ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी प्रकार की कोई संधि करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब कर्नल पोंटीगर ने पंजाब यानी सिख राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह की आक्रमण का उनको आभास दिलाया तो सिंध के अमीर तुरंत संधि करने के लिए राजी हो गए। 4 अप्रैल 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ों और सिंध के अमीरों के बीच एक संधि हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें अपन देखते हैं। पहली शर्त ये थी कि अंग्रेज़ सिंध नदी के माध्यम से अपना व्यापार कर सकेंगे, लेकिन इस मार्ग से सैन्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य ये था कि किसी तरह से सिंध नदी पर उनका अधिकार हो जाए, उस पर व्यापार करना चाहते थे, लेकिन इस मार्ग से सैन्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त थी अंग्रेज अपने सैनिक जहाज सिंध नदी से नहीं लाएंगे। अंग्रेज व्यापार हेतु सिंध में आ सकते हैं, किंतु उन्हें सिंध में निवास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिंध की अंतिम शर्त से स्पष्ट है कि सिंध के अमीर अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार से अपने यहाँ ठहरने नहीं देना चाहते थे। यानी कि सिंध के अमीरों को अंग्रेज़ों पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा अंग्रेज़ों को अविश्वास और संदेह की दृष्टि से देखते थे। अब सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार। अंग्रेज़ों ने सिंध नदी के अपना व्यापारिक संबंध पता करने के बाद अब अंग्रेज़ों को सिंध अपहरण करने की एक नई योजना बनी। अपन देखते हैं कि प्रथम अफ़गान युद्ध हुआ था 1842 के अंदर। उस युद्ध में अंग्रेज़ों को सिंध का महत्व अच्छी तरह से पता चल गया था कि अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के भूभागों पर अधिकार करने के लिए सिंध कितना महत्वपूर्ण है। जब लॉर्ड एलन बैरो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो सिंध के प्रति अत्यधिक अनुदार सिद्ध हुआ। उसने चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट नियुक्त किया और उसे समस्त सैनिक और राजनीतिक अधिकार दे दिए। चार्ल्स नेपियर भी सिंध को अंग्रेज राज्य में मिलाना चाहता था और कोई न कोई एक बहाना ढूंढ रहा था। चार्ल्स नेपियर को एक बहाना उस समय मिल गया जब अपन देखते हैं कि खैरपुर के उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न होता है।
इस खैरपुर के बारे में पढ़ा थे स्टार्टिंग में कि सिंध का जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी खैरपुर थी और खैरपुर के उत्तराधिकार के मामले में अंग्रेज़ों को सिंध के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। चार्ल्स नेपियर ने बिना सोचे समझे ही घोषणा कर दी कि अली मुराद खैरपुर का वास्तविक उत्तराधिकारी होगा, जबकि अंग्रेज़ों का उत्तराधिकारी के मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी चार्ल्स नेपियर ने अली मुराद को खैरपुर का वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब अंग्रेज भी आक्रामक हो गए और अमीर भी आक्रामक हो गए। अमीरों को हमेशा अपना सिंध खोने का डर लगा रहता था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसी प्रकार के आत्मसमर्पण करने के पक्ष में अमीर कभी भी नहीं थे। इसी को ध्यान रखते हुए चार्ल्स नेपियर ने बिना युद्ध की घोषणा किए हैदराबाद और खैरपुर के बीच में स्थित एक इमामगढ़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस समय तक आउटरम अमीरों को समझाने की नीति का पालन कर रहा था, लेकिन जो अंग्रेज़ था चार्ल्स नेपियर, वो तो सिंध को हमेशा के लिए हटाना चाहता था। 1843 को नेपियर ने मियानी नामक स्थान पर अमीरों की 30,000 सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। इस आक्रमण में सिंध की लगभग 5,000 सेना नष्ट हो गई। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। 27 मार्च 1843 ईस्वी को मीरपुर पर भी उनका अधिकार हो गया। 1843 में मीरपुर पर अधिकार हो जाने के बाद सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अमीरों को सिंध से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और अंग्रेजों ने सिंध के जो अमीर थे उनको निष्कासित कर दिया। नेपियर ने सिंध में भीषण लूटमार की। इस लूटमार के माल में से उसे 70,000 पाउंड प्राप्त हुए। आउटरम को 3,000 पाउंड दिए गए, लेकिन उसने यह राशि लेने से इनकार कर दिया। कहा कि यह राशि दान से चलने वाली संस्थाओं को दान में दे दी जाए। इस तरह अंग्रेज़ों ने इस सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कोई ऐसा उचित कारण नहीं था जिसके बलबूते पर ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध को मिलाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीतियों के बाद सिंध राज्य को धीरे धीरे अमीरों में फूट डलाकर उनके आंतरिक मामलों में या उनके उत्तराधिकारी मामलों में हस्तक्षेप करने कोई न कोई बहाना ढूंढकर अंग्रेज़ों ने 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। धन्यवाद छात्रों।